नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में राज्य और राष्ट्रीय महिला आयोग की बैठक। बीजापुर गेस्ट हाउस में विभिन्न राज्यों के अध्यक्ष पहुंचे। महिलाओं के विकास को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड में मनाया गया पुलिस सप्ताह। सीएम धामी ने की शिरकत। तमाम चुनौतियों में हुआ मंथन की पहल की सराहना। अंकिता भंडारी हत्याकांड। 3 आरोपियों ने नार्को टेस्ट को लेकर किया इनकार। मामले में 3 जनवरी को होगी सुनाई। हल्द्वानी में मलिन बस्ती और बदल भुलूरा के लोगों की उमड़ी नींद। 4,365 लोगों के उजड़ेंगे आशियाने। रेलवे की 29 एकड़ जमीन करनी होगी खाली। उच्च न्यायालय ने दिया आदेश। 27 दिसंबर के बाद बदल सकता है मौसम का मिजाज। नए साल पर बारिश और बर्फबारी के आसार। पर्यटकों का उत्तराखंड में बर्फबारी का जल्द खत्म होगा इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री धामी की सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में पहले कोरोना के नए वेरिएंट पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता से अपील की और कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सबको सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। बता दें कि कोरिया संबंधित बैठक के बाद सभी जिलों के लिए एसओपी जैसे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी हो सकते हैं। कोरोना चूँकि समाप्त नहीं हुआ है और जिस प्रकार से अभी रिपोर्ट आ रही है उसको लेकर हम सभी सतर्कताएं जो भी जितने प्रकार की सावधानियां होती वो हम बरतेंगे। और पुलिस विभाग में मैंने अभी जो ओपनिंग कार्यक्रम था उसमें भी किया है और अभी यहाँ से जाने के बाद हम तत्काल इस पर बैठक करने वाले हैं और बैठक करके जो ज़रूरी दिशा निर्देश हैं जिन जिन विषयों पर कोरोना को लेकर काम करना है हम लोग काम करेंगे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद पहली बार क्षेत्र पंचायत की बैठक को सल्ट विकास खंड में आयोजित किया गया। क्षेत्र पंचायत की बैठक में जन समस्याओं पर चर्चा हुई। खासकर बिजली, सड़क, पानी और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाओं की बहाली पर सदस्यों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और सरकारी विभाग पर समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख विक्रम सिंह रावत की। उन्होंने कहा कि सदन में पारित होने वाले प्रस्तावों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन पर कायम रहते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सदस्यों से बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। कि आज क्षेत्र पंचायत की जो बीडीसी बैठक है इसमें प्रमुख जी द्वारा जो एजेंडा निर्गत किया गया है उसके आधार पर बीडीसी की कार्रवाई गतिमान है। इसमें जैसे अभी शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इसमें जो मुद्दे आए हुए हैं, विशेष रूप से सड़कों के जो है झाड़ी कटान की समस्याएं हैं, कुछ पैच वर्क के काम हैं और शिक्षा विभाग में कुछ भवन है जो जीर्ण शीर्ण है, उसके कुछ प्रकरण संज्ञान में आए हैं। तो शिक्षा विभाग के ऐसे जीर्ण शीर्ण भवनों की जो है इसको कैटेगराइज कर लिया गया है जिला प्रशासन द्वारा और इसमें जो डी श्रेणी के कैटेगरी हैं जिनको तत्काल बनाया जाना है उसका प्राक्कलन भी निर्माण एजेंसी द्वारा तैयार कर लिया गया है और इसको शासन को प्रेषित किया जाता है, किया गया है और जैसे धनराशि प्राप्त होगी इसमें कार्रवाई की। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज से शुरू हुए उत्तराखंड पुलिस सप्ताह में शिरकत की है। बता दें कि इसमें पुलिस से जुड़ी तमाम चुनौतियों पर मंथन हुआ, जिसे उत्तराखंड पुलिस मंथन का भी नाम दिया गया, ताकि पुलिस विभाग से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान निकल सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस सप्ताह को लेकर राज्य पुलिस की पहल की सराहना भी की। साथ ही कहा कि राज्य पुलिस को संसाधनों की कमी न हो, वक्त वक्त पर वेरिफिकेशन ड्राइव चले, ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड बने, इन तमाम विषयों पर मंथन हुआ। पुलिस विभाग की ये बहुत अच्छी पहल है कि अगले 3 दिनों तक लगातार बहुत सारे जो विषय हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका कैसे समाधान होगा, कैसे उनका सरलीकरण होगा, कैसे उनका निस्तारण होगा और इस पर सभी लोग अपने अपने यहाँ पर जहाँ ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, अन्य माध्यम से सारी बातें रखेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, जिससे कि परस्पर
अच्छी बॉन्डिंग भी होगी। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये उत्तराखंड पुलिस का मंथन है जो 3 दिन तक चलेगा और जिसमें चुनौतियां हम समाधान, जो भी हमारी चुनौतियां हैं और उनके क्या समाधान हैं, क्या रास्ते हैं, क्या भविष्य का रोड मैप है, भविष्य की योजना क्या, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले वर्षों से इसमें 2-3 नई पॉइंट्स भी जोड़े हैं। जैसे पहली बार हम जनता के साथ भी मंथन कर रहे हैं, जनता की पुलिस से क्या अपेक्षा है, वो क्या चाहते हैं कि पुलिस में क्या चेंजेज आने चाहिए। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता में एक दिवसीय संवेदनात्मक बैठक का आयोजन बीजापुर गेस्ट हाउस में किया गया, जहां विभिन्न राज्यों के महिला आयोग के अध्यक्ष ने प्रतिभाग किया। इस बैठक में महिला से जुड़े कई मुद्दों जैसे महिला के कौशल विकास को बढ़ाना, जेलों में महिला कैदियों की स्थिति, HIV पॉजिटिव महिलाओं की दुर्दशा जैसे कई अहम मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की बैठक हर 3 महीने में होती रहती है और जितने भी हमारे अब तक के कार्य हुए हैं जो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा हमें निर्देशित किए जाते हैं, उसमें चाहे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या पोषण माह हो या कोई भी अवेयरनेस का किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, तो उसकी मॉनिटरिंग होती है। पूरी तरह से हम लोग रखते हैं, अपने अपने राज्य का पूरा विस्तार से यहाँ पे चर्चा होती थी कि हमने क्या किया। जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हम लोगों ने 13 हमारे जिले हैं, तो अभी 2 जिले हमारे चमोली रुद्रप्रयाग रह रखा, बाकी जिलों में हमने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हमारे कार्यशालाएं हो चुकी हैं। ये 2 जिले भी हम तुरंत करने जा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा हमें दिए जाते हैं, वो कार्य हम करते हैं, तो वो लगातार काम चल रहा है। आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राजीव चौधरी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति बनाने की बात कही। आगे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव को रणनीति तरीके से लड़ा और जीत दर्ज की, उसी प्रकार से रणनीति तरीके से चुनाव लड़ी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएगा। मूल रूप से जो निगम और निकाय के जो चुनाव होते हैं उनका कार्य क्षेत्र जो है वो एक ही तरीके का होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, लेकिन लोकल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो रोड मैप है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। और जिस तरीके से एमसीडी चुनाव से थोड़ा पहले पार्टी ने वो रोड मैप लोगों के बीच में रखा था, जल्दी आप लोगों के बीच में भी उत्तराखंड के निकाय चुनावों का रोड मैप रखा जाएगा। हल्द्वानी शहर की चरमराई यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इन दिनों नैनीताल पुलिस जगह जगह यातायात से संबंधित गोष्ठी का आयोजन कर जागरूकता अभियान चला रही है। तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर नैनीताल रोड बियर शिव स्कूल के पास यातायात व्यवस्था की कमान संभाली और स्कूल कर्मियों से यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में अपना सहयोग देने की अपेक्षा की। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि हाईवे पर स्कूल खुलने और बंद होने के समय यातायात व्यवस्था दुरुस्त न रहने की समस्या रहती है। उन्होंने कहा कि जिसको देखते हुए स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया। इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जो इस ढंग से हैं कि खुलते समय और बंद होते समय स्कूलों के वहाँ पे अपने सुरक्षा कर्मी लगाएं, वो पर्याप्त संख्या में, जो ट्रैफिक को वहाँ पे मैनेज करें। वहाँ पे कोन्स, ट्रैफिक कोन्स और साथ में रस्से उसका इस्तेमाल करें, जिससे कि एक सर्विस लेन बन सके और जितनी भी स्कूल बसें हैं, टेम्पू हैं, अभिभावक जो अपने प्राइवेट व्हीकल्स में लेके आ रहे हैं, वो एक लाइन पर लग कर बच्चों को अपना उतारें और साथ में लेके जाएं। भाजपा नेता ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों से हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी करते हुए हमले में घायल हुए लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। भाजपा नेता का आरोप है कि वह अपने साथियों के साथ 4 गाड़ियों से देहरादून के लिए निकले थे, तभी दिल्ली हाईवे पर दर्जनों भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उनके वाहनों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वाहनों में सवार करीब 4 से 5 लोगों को चोटें आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हम लोग देहरादून जा रहे थे, हमारे पास 4 गाड़ी थी और हम देहरादून के लिए हम निकले घर से। तो जहाँ पे पुराना आरटीओ ऑफिस है वहाँ पर 30-40 लोग हॉकी कट्टे ले रहे थे और ईंट पत्थर सब चीज़ हाथ में थी। हमने वो गली है बारीक, उसमें एक मोटरसाइकिल ने पहले मोटरसाइकिल डाली जिससे गाड़ी रुक सके और गाड़ी रोक के उन्होंने उस पर
पत्थर और हॉकी से हमला कर दिया। अब तो सिविल लाइन पुलिस पहुंची है यहाँ पर। नहीं सर, अब पहुंची है। पहले पीसी आई थी मंगलोर थाने से। जब हम उनके घर में आ गए तो उन्हें मदद करने का हमें आश्वासन कोई भी नहीं दिया उन्हें। हमने ये भी कहा साहब हमें वहाँ तक लिखा दो, कम से कम आगे खड़े हो दोबारा में, हमारे दोबारा हमला ना हो जा। तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया अपना। सामने अभी एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना की जानकारी मिली है। इस संबंध में मौके पर पुलिस बल भेजा गया है और अतिरिक्त जानकारी और सीसीटीवी फुटेज आदि जुटाने के लिए और उसका अवलोकन करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में जानकारी मिली है कि इनके बीच पहले भी कुछ झगड़ा हो चुका है और उसी क्रम में आज ये झगड़ा हुआ है। तो इस पहलू से भी इस घटना को देखा जा रहा है, लेकिन जो भी संबंधित पक्ष हैं इसमें, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई अवश्य की। अभी इस संबंध में जांच चल रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई। अंकिता भंडारी मर्डर केस मामले में हत्याकांड के तीनों आरोपियों ने नार्को टेस्ट को लेकर साफ तौर से इनकार कर दिया है। मुलजिमों की ओर से नियुक्त वकील अमित सजमान की ओर से कोर्ट में एक आपत्ति याचिका दाखिल की गई है, जिसमें एसआईटी से नार्को टेस्ट करवाने का स्पष्ट कारण पूछा गया है। मुलजिमों की ओर से कहा गया है कि एसआईटी ने अपनी याचिका में नहीं बताया कि नार्को टेस्ट क्यों किया जाना है। पूर्व में ही दो के द्वारा पुलकित और सौरभ के द्वारा अपनी सहमति व्यक्त कर दी गई थी नार्को के लिए, लेकिन अंकित के द्वारा सहमति, अंकित ने 10 दिन का समय मांगा था। तो आज उनके तीनों की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किए गए और अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जो भी पूर्व में उनके द्वारा सहमति असहमति दी गई उनको विड्रॉ करते हैं और अधिवक्ता के माध्यम से जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसके माध्यम से कानूनी सलाह के अनुसार उनको उसका निस्तारण किया जाए। तो न्यायालय द्वारा वो प्रार्थना पत्र हमें उसकी कॉपी दी गई और न्यायालय द्वारा इसीलिए 3 तारीख की डेट लगाई गई कि उस प्रार्थना पत्र पर निस्तारित होगा, जो तीनों के द्वारा दिया गया है कि उसमें नार्को किस आधार पर क्या किया जाना है वो तय होगा। तो इन लोगों ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि किस जानकारी के लिए इनको पॉलीग्राफ टेस्ट करना है और किस जानकारी के लिए इनको नार्को टेस्ट करना है, या दोनों ही टेस्ट करवाने हैं। इस तरीके का इन्होंने कोई स्पष्ट नहीं लिखा है। तो इसके अलावा इसमें जो है हमने ये भी प्रार्थना पत्र दिया है कि ये जो दोनों 3 के 3 जो अभियुक्त थे ये जेल में बंद हैं, तो जेल में इनके ऊपर काफ़ी दबाव पड़ा है और एक अभियुक्त को तो शायद यहाँ से इन्होंने टिहरी भी शिफ्ट किया हुआ है दबाव के कारण ही, दबाव बनाने के लिए। तो उनके द्वारा जेल से यदि किसी प्रकार का सहमति या असहमति का कोई भी प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया है तो हम चाहते हैं कि पहले तो वो प्रार्थना पत्र जो है विड्रॉ करने का हमने आवेदन किया है और अपनी तरफ से ये प्रार्थना पत्र दिया है कि एसआईटी जो है पहले ये स्पष्ट करे कि उन्होंने हमसे करना क्या है। उन्होंने हमारा नार्को टेस्ट करवाना है या उन्होंने हमारा पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है या उन्होंने हमारा दोनों टेस्ट करवाना है। खबरों में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाईकोर्ट की ओर से रेलवे की 29 एकड़ भूमि खाली करवाने के निर्देश आते ही एक बार फिर से मलीन बस्ती और बन भूलपुरा के निवासियों की नींद उड़ गई है। हर किसी को अपने आशियाने उजड़ने को लेकर चिंता सता रही है। बता दें कि मंगलवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बन भूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते में नोटिस जारी कर हटाने को कहा गया है। न्यायमूर्ति शरद शर्मा और न्यायमूर्ति आरसी खुल्ले में खंडपीठ के हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की ओर से दायर याचिका पर 1 नवंबर को अंतिम सुनवाई के साथ ही निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा गया कि रेलवे उन्हें हटाने के लिए एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद अदालत ने उन्हें सुनवाई के लिए मौका दिया है। जगह दे दिया, हम खुद ही घर तोड़ आएगा अपने कहीं ले लेंगे। हमें कई साल हो गए, बुढ़ापा आ गया, सफेद हो सिर में। हाँ, 60 साल को पैदाश हल्द्वानी की, पले बड़े हल्द्वानी में हम। तो अब ये सब क्यों हो रहा है? क्या अब क्या बात क्यों हो रहा है, क्यों करवाना है हमारे संग? नहीं, कोई राजनीति की भेड़ तो नहीं? अब ये पता नहीं भाई साहब, राजनीति भेड़ चल रहा है या चल रहा है। उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादलों के बीच कपकपाती ठंड बढ़ गई है। मैदानी इलाके में घना कोहरा बढ़ा हुआ है, जबकि पहाड़ में सर्द हवाएं चलने से घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 27 दिसंबर के बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है। नए साल पर बारिश और बर्फबारी भी आसार है। पर्यटकों का उत्तराखंड में बर्फबारी का इंतजार जल्द ही खत्म होगा। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही रहेगा। लक्सर में कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा छाया गया। घने कोहरे के चलते वाहनों की गति पर रोक लगाई गई है। वाहनों के चलाने के लिए वाहन चालकों को लाइटों का सहारा लेना पड़ रहा है। वाहन चालकों और स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है। कड़ाके की सर्दी में जगह जगह लोग अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के आयोजन को लेकर विधानसभा में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। समीक्षा बैठक में खेल के साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में कोरोना के बाद होने जा रहे खेल महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने पर चर्चा हुई। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ जो है
वह शीघ्र अतिशीघ्र कराया जाए, इसको लेकर आज समीक्षा बैठक आहूत की गई है। और चूँकि मुझे आप सबको ये बताते हुए बेहद खुशी है कि खेल महाकुंभ कोरोना के पीरियड में हम सब लोग जानते हैं कि ये सारे खेल वगैरह सब बंद हो गए थे। 2019-20 के बाद में जो है खेल महाकुंभ प्रारंभ नहीं हो पाया और 19-20 के बाद में आज 2022 में हमने पुनः इसकी शुरुआत कर दी है। और जो 19-20 में जितने प्रतिभागी थे लगभग 2,25,000, आज वो संख्या जो है 2022 में खेल महाकुंभ राज्य स्तर पर पहुंचने तक में 4 लाख के करीब जो है ये संख्या पहुंच चुकी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गोला खनन संघर्ष समिति ने एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर आज बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में खनन कारोबारी जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देकर विरोध जताया। खनन कारोबारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक सुमित हृदयेश ने भी खनन कारोबारियों को अपना समर्थन दिया। खनन कारोबारियों की मांग है कि राज्य में समान रूप से एक रॉयल्टी होनी चाहिए। की जो फाइल्स है वहाँ पे रॉयल्टी 7 रुपये ले रही है सरकार, पट्टों पे 19 ले रही है। गौला जो सबसे बड़ा अधिकृत राजस्व देती है पूरे प्रदेश में, वहाँ पे 31 रुपये 50 पैसे। तो एक प्रदेश एक रॉयल्टी का जो नारा है वो सही तो है। आखिरकार ज़बरदस्ती गौला के व्यापार को नष्ट करने की जो साजिश है, साजिश को हम लोग सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि गौला हल्द्वानी की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और हल्द्वानी आर्थिक राजधानी है पूरे कुमाऊं की। और अगर हल्द्वानी की मार्केट चौपट होती है, इसका मतलब यह है कि गौला चौपट हो चुकी है और गौला को चौपट करने हम नहीं देंगे, तो इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। जैसे कि सुबह से ही ये सुनियोजित था, इन लोगों ने इसमें एक नोटिस दिया था इस बात का कि ये लोग रैली निकालेंगे। जो खनन संघर्ष समिति है, इनकी जो अपनी मांगे हैं ये पूर्व में भी इनको बता चुके हैं, लेकिन चूंकि नीतिगत प्रकरण है और आज ये इनको ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित इनका ज्ञापन था, जिसके लिए मुझे नामित किया गया था, तो मैंने इनका ज्ञापन लिया है जो आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जा रहा है। देखिए, सरकार की जो गलत खनन नीति है, एक राज्य में कई टाइप की रॉयल्टियाँ हैं, कहीं 7 रुपये की रॉयल्टी है, कहीं 19 रुपये की रॉयल्टी है। और गोला और नंदौर जो नंबर 1 का काम करती है, वहाँ जो है 30 रुपये 31 रुपये 50 पैसे की रॉयल्टी है। इन रॉयल्टियों की विषमता को देखकर हमने जो है इस बार गाड़ियाँ नहीं निकाली हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय एमबीपीजी को 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव होना है, जिसको लेकर आज नामांकन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। महाविद्यालय में 11 पदों के लिए मतदान किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई एवीबीपी के साथ साथ 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन पेश किया गया है, जबकि शाम 3 बजे तक विभिन्न पदों पर प्रत्याशी विभिन्न पदों पर नामांकन करा चुके थे। आपको बता दें कि इस बार 6,117 छात्राएं और 5,149 छात्र सहित कुल 11,266 छात्र अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनने अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई से सूरज भट्ट, एवीपी हजार के कौशल बिखानी, वहीं निर्दलीय के रूप में रश्मि और राजा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। अच्छा, हमारा ऐसा कुछ नहीं था और हम नहीं मानते कि हमारे सामने कोई है करके। हम परिषद ने हमेशा महाविद्यालय में कार्य किया है, हमारी टीम ने हम कार्य किया है परिषद के अंदर छात्र छात्राओं के बीच में हमने कार्य कर रखा है। हम नहीं मानते कि कोई हमारी टक्कर में है। हमारी लड़ाई बस हमसे है। हमने 24 तारीख को शाम को परिषद ने अपने जीत का परचम लहराना है बस। देखिए, संगठन हमेशा सर्वोपरि रहता है, ये बात सबको पता है, लेकिन संगठन के कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा जो मुझे नकार दिया गया और ये लड़ाई मेरे मान सम्मान की है और इस लड़ाई को आज मैं मैदान पे उतर चुकी हूँ निर्दलीय प्रत्याशी, जिसके छात्र शक्ति के दम पर मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ। जो बाकी 2 प्रत्याशी हैं वो दोनों एक ही संगठन को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनमें 2 फाड़ हो चुके हैं आज संगठन के। एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहा है और एक दूसरा संगठन से लड़ रहा है, और जो संगठन नारी का सम्मान करना नहीं जानता उसमें ही 2 फाड़ उसी चक्कर से हुए हैं और उसके पास जितना भी समर्थन है वो उसी संगठन का है। तो इस कारण हमें अपनी जीत सुनिश्चित लग रही है। हाँ, उनके लिए यह है कि जो है वो आपके रेगुलर छात्र होने चाहिए, उनके पास जो है विधिवत जो है उनकी फीस की रसीद होनी चाहिए और आईडी कार्ड होना चाहिए उनके पास। तो ये दोनों चीज़ों को लेके आएंगे तभी उनको जो है वोट देने दिया जाएगा। और आखिर में एक बार फिर से नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।
उत्तराखंड में राज्य और राष्ट्रीय महिला आयोग की बैठक। बीजापुर गेस्ट हाउस में विभिन्न राज्यों की अध्यक्ष पहुंचे। महिलाओं के विकास को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड में मनाया गया पुलिस सप्ताह। सीएम धामी ने की शिरकत। तमाम चुनौतियों में हुआ मंथन की पहल की सराहना। अंकिता भंडारी हत्याकांड। 3 आरोपियों ने नार्को टेस्ट को लेकर किया इनकार। मामले में 3 जनवरी को होगी सुनवाई। हल्द्वानी में मलिन बस्ती और बदन भुलूरा के लोगों की नींद उड़ी। 4,365 लोगों के उजड़ेंगे आशियाने। रेलवे की 29 एकड़ जमीन करनी होगी खाली। उच्च न्यायालय ने दिया आदेश। और 27 दिसंबर के बाद बदल सकता है मौसम का मिजाज। नए साल पर बारिश और बर्फबारी के आसार। पर्यटकों का उत्तराखंड में बर्फबारी का जल्द खत्म होगा इंतजार। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।